कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो टॉपिक अपने आप में एक महाविद्या है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, चक्रास और कुंडलिनी। जिन लोगों को चक्रास के बारे में मालूम है, जिन लोगों को कुंडलिनी के बारे में मालूम है, उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो कहीं सुनने को नहीं मिलती हैं, जो कहीं पढ़ने को नहीं मिलती हैं। बहुत जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, कुछ गुरु होते हैं, उन लोगों से मैंने सीखा है और उन लोगों से मैंने वो ज्ञान प्राप्त किया है, और आज मैं चाहता हूँ कि वो सारा ज्ञान जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूँ वो है चक्रास और कुंडलिनी से रिलेटेड। तो स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है हीलैक्सेशन, यानी कि हीलिंग प्लस रिलैक्सेशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सुपर हीरोज के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा, सुपर हीरो से तो सभी प्रभावित हो ही जाते हैं। चाहे सुपरमैन हो, स्पाइडरमैन हो, बैटमैन हो, आयरन मैन हो, हल्क हो, चाहे कोई भी सुपर हीरो हो, हम सब उन कहीं ना कहीं बचपन में हम सब ने इनके वीडियोस देखे हैं, इन सब के हमने कार्टून्स देखे, हमने रियल लाइफ में भी इनको मूवीज के अंदर काफ़ी देखा है और काफ़ी हम इनसे इंस्पायर होते हैं। और हर किसी के मन में कहीं ना कहीं इच्छाएं होती हैं कि काश ये वाली सुपर पावर मेरे पास होती, काश ये वाली सुपर पावर मेरे पास होती। बच्चे तो होते ही हैं जो छोटी छोटी परियों की कहानियों से भी प्रभावित हो जाते हैं। तो हर बच्चे को मन में कहीं ना कहीं रहता है, मैं सुपरमैन जैसी मेरे पास ये पावर होनी चाहिए, मेरे पास आयरन मैन जैसी पावर होनी चाहिए। हर बच्चे के मन में कहीं ना कहीं, बच्चा हो चाहे बूढ़ा, ये शक्तियां पाने की इच्छा सभी को रहती ही है। लेकिन हमें एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ये सुपर पावर्स का ख्याल आखिर आया कैसे, ये सुपर पावर्स का ध्यान कैसे आया कि सुपर पावर्स नाम की भी कोई चीज होती है, क्या इंसान इतने शक्तिशाली भी हो सकते हैं। ये हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में जो डिस्क्रिप्शन भगवान के बारे में दी गई है कि भगवान बहुत शक्तिशाली है, देवी देवता बहुत शक्तिशाली हैं, कुछ ऐसे मनुष्य भी धरती पर हुए हैं, मैं अभी आपको उनके बारे में भी बताऊंगा। कुछ रियल लाइफ के सुपर हीरोज इस धरती पर आए हैं, मानवता के कल्याण के लिए ये लोग आते रहते हैं। और चलिए देखते हैं कुछ नाम, कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। हमारे ऋषि मुनि। दोस्तों, आज का युग जो है, इंटरनेट है हमारे पास गूगल है, यूट्यूब भरा पड़ा है वीडियोस के। हम कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं या कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहते हैं तो हम फटाफट 2 क्लिक करेंगे और थोड़ा सा टाइप करेंगे और कुछ ढेर सारी इंफॉर्मेशन हम डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आज से हजारों साल पहले, 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, उन लोगों के पास ऐसा कोई सोर्स नहीं था, कोई इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल ये सब तो था ही नहीं ना तब। तो वो लोग कैसे ज्ञान प्राप्त करते थे, वो लोग कैसे यहाँ बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान जो है उन लोगों को प्राप्त हो जाता था, और कैसे उनके पास इतनी शक्तियाँ आती थी और कैसे वो अपनी शक्तियों को जागृत करते थे। आज हम उन सभी शक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं। गौतम बुद्धा, भगवान महावीर, साईं बाबा, गुरु नानक देव जी, कबीर दास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, हरिदास जी, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, श्री देवराह बाबा जी, जीसस क्राइस्ट, आचार्य रजनीश यानी जिनको हम ओशो के नाम से भी जानते हैं, गुरु जी, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी और श्री श्री रविशंकर जी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये भगवान है, इन्होंने भी जन्म लिया था एक नॉर्मल मनुष्य के रूप में, एक नॉर्मल इंसान के रूप में जन्म लिया। किसी तरह इनको इनके गुरुओं के द्वारा कुछ ज्ञान मिला और इन्होंने अपने अंदर की शक्तियों को जगाया। ठीक है, ये शक्तियां हम सब के अंदर है, हम सब के अंदर है, बराबर है, आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सब के अंदर बराबर है। बस सिर्फ फर्क ये है कि वो सोई अवस्था में है, उनको जगाना पड़ेगा। उनको जगाने से पहले उनको पहचानना पड़ेगा। अगर पहचानेंगे नहीं तो जगाएंगे कैसे, है ना। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं ये सब कुछ डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए और थोड़ा सा बोरिंग भी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको और इंटरेस्टिंग बनाए रखूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन शक्तियों के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को नहीं समझ पाए
तो शक्तियों को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें, हम शक्तियों की गहराई तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम इस चीज़ को ढंग से समझ लेंगे, अगर हम इस शक्ति को ढंग से समझ लेंगे, तो सारी शक्तियां हमारे कंट्रोल में आ सकती हैं। इतना इजीली हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। देखते हैं ये चीज़ क्या है। ये है एनर्जी। एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा दोस्तों, ऊर्जा के बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है कि एनर्जी क्या चीज़ होती है। एनर्जी के बारे में एक चीज़ कॉमन है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये एक साइंस का रूल है। एनर्जी पैदा नहीं की जा सकती, नष्ट नहीं की जा सकती, उसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इसी ऊर्जा को हमारे शरीर में कुंडलिनी का नाम दिया गया है। यह कुंडलिनी एक सांप के रूप में हमें दर्शाई जाती है। जहां भी इसके चित्र मिलेंगे आपको सांप के रूप में मिलेंगे। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति है, यही शक्ति हमें वो सभी शक्तियां, सभी ऊर्जाओं को कंट्रोल करने की जो पावर है, वो हमें देने की क्षमता रखती है। इस कुंडलिनी को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं समझ पाए तो हम शक्तियों को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। और ये जो 7 रंग आपको दिख रहे हैं, ये 7 रंग हैं हमारे 7 चक्र। और इसीलिए इस शक्ति को कुंडलिनी महाविद्या के नाम से मैं कहना चाहूंगा। दोस्तों, कोई भी शरीर जो बनता है, कोई भी शरीर है, चाहे इंसान का हो चाहे किसी जानवर का हो, कोई भी शरीर कुछ अंगों को मिलाकर बनता है। एक सिस्टम है। यहाँ पे मैंने खाली डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एग्जांपल लिया है। तो हर, जैसे हड्डियां हैं, चमड़ी है, या ब्रेन का सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, कई सारे सिस्टम होते हैं जो जिससे हमारी एक बॉडी कंप्लीट बनती है। और हर सिस्टम के अंदर कुछ अंग होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। अब ये जो ऑर्गन है, इसको भी अगर और बारीकी से समझा जाए तो इसके अंदर भी कुछ टिश्यूज होते हैं, जिनको हम कोशिकाओं के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अभी जो कोशिकाएं होती हैं, अगर हम इनको भी और ज़्यादा बारीकी से माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखने की कोशिश करें तो हमें सेल्स मिलते हैं। सेल हमारी बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा है नहीं, इसको भी अगर तोड़कर और ज़्यादा देखा जाए तो भी हमारे अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर क्रोमोसोम्स, उसके अंदर डीएनए, बहुत गहराई लेवल पर जाकर के अगर हमें इंसान जो है, डीएनए से ही उसकी पहचान होती है कि ये व्यक्ति जो है अच्छे कर्म करने वाला है, बुरे कर्म करने वाला है, इसका नेचर गुस्से वाला है, इसका नेचर कैसा है, इसका व्यक्तित्व कैसा है, ये अच्छे कर्म करेगा, बुरे कर्म करेगा। ये सारी चीज़ें हमारे डीएनए के अंदर कहीं ना कहीं कोडिंग में होता है। ये डीएनए कोडिंग क्या है, ये कैसे काम करती है, ये भी समझेंगे हम। दोस्तों, ये जो डीएनए है, अगर हम इसको भी ब्रेक करके देखें, इसको भी और ज़्यादा पावरफुल जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनसे अगर हम इनको भी और ज़्यादा डिटेल में ब्रेक करके देखें, तब हमें मिलते हैं एटम्स, यानी कि जिसको हम परमाणु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इन परमाणुओं को भी अगर हम और ज़्यादा ब्रेक करके और ज़्यादा सूक्ष्म रूप पे अगर देखने की कोशिश करें तो लास्ट में जाकर के हमें जो मिलता है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं, ये हर चीज में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने मानव शरीर की बात करी, लकड़ी, पत्थर, पूरा ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो सब एटम से बनी है। और वो जो एटम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हैं। ये एक अटल सत्य है, साइंस का एक फैक्ट है। ठीक है, इसको हम बदल नहीं सकते। तो दोस्तों, जिस डीएनए कोडिंग की हम बात कर रहे थे, अब उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हमें अपनी सुपर शक्तियों को, सुपर पावर्स को जगाना है तो हमें कहीं ना कहीं अपने डीएनए के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। अगर हम डीएनए के साथ छेड़छाड़ करने की बात कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसको भी और ज़्यादा सूक्ष्म लेवल पर डिटेल में समझना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में काम कैसे करता है, कैसे वो एनकोडिंग होती है और कैसे हम उस एनकोडिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो जी, ये हम डीएनए की बात कर रहे हैं, ये हमारा प्योर एटम्स से बना है। और ये जो डीएनए है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट लगातार होता रहता है, अकॉर्डिंग टू जिस तरीके का वो डीएनए कोड हो चुका है, यानी कि जिस तरीके की उसके अंदर बॉन्डिंग बन चुकी है, उसी तरीके की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं। अभी हम इसको और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। ठीक है।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है ये लगातार होती रहती है दोस्तों, हर सेकंड हर मूवमेंट यही चीज़ है जो हमें चलायमान रखती है, जिसके थ्रू हम जिंदा हैं, हम जीवित हैं इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट 24 घंटा लगातार हर मिनट हर सेकंड हर माइक्रो सेकंड के अंदर हमारे शरीर के अंदर ये मूवमेंट चल रही है। यानी कि हमारा कंप्लीट डीएनए सिस्टम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट पर ही डिपेंड करता है। जिस शक्ति के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसको हम चक्रास के नाम से जानते हैं, जिसको हम कुंडलिनी के नाम से जानते हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, एनर्जी की मूवमेंट ही है। और वो कैसे होगी, किस तरीके से होगी, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा। और अगर इस एनर्जी के मूवमेंट को हम ढंग से समझ पाए तो हम अपनी उन शक्तियों को जगा सकते हैं जो हमारे शरीर में हैं और सोई हुई हैं। यही वो ऊर्जा है दोस्तों, और यही वो एनर्जी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यही हमारे शरीर को, हमारे ही क्या पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ को जितनी भी चीज़ें हमें ब्रह्मांड में नज़र आती हैं, चाहे वो प्लैनेट्स का सन की तरह आसपास घूमना हो, चाहे वो चांद तारे कुछ भी हो, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मूवमेंट के थ्रू ही, उन्हीं के बॉन्डिंग के थ्रू ही सारी चीज़ें जो हैं एक्टिवेट होती हैं। उन्हीं की वजह से ये सब चीज़ें अस्तित्व में हैं। इसको अगर हम साइंटिफिकली समझना चाहें, विज्ञान के माध्यम से समझना चाहें, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन से बेटर हमें कोई नहीं समझा सकता। एवरीथिंग इन लाइफ इज ए वाइब्रेशन। एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हैं, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं। इनके अकॉर्डिंग हर चीज वाइब्रेशन है। और सिर्फ आइंस्टाइन ही नहीं, न्यूटन का भी यही मानना है, गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग बाय नंबर, वेट एंड मेजर्स। शकुंतला देवी, विदाउट मैथमेटिक्स देयर इज नथिंग यू कैन डू, एवरीथिंग अराउंड यू इज अ मैथमेटिक्स, एवरीथिंग अराउंड यू इज नंबर्स। और स्टीफन हॉकिंग, ये दोस्तों एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो अपंग होते हुए भी विश्व के सबसे महान वैज्ञानिकों में इनका नाम आता है। इन्होंने तो पूरी एक किताब ही लिख डाली है जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, यानी कि हर चीज को इस थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। और निकोल टेस्ला का कहना है, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स, अगर आप ब्रह्मांड के राज जानना चाहते हैं तो थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। यानी कि जितने भी महान साइंटिस्ट हैं, जितने भी महान हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उनका भी यही कहना है कि ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं वो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन, हम किसी भी नाम से उसको बुलाएं, वो चीज़ एक ही है। ठीक है, और बस सिर्फ उसको समझने का तरीका अलग अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब हम इसको जरा डिटेल में समझते हैं। जो वाइब्रेशंस की हम बात कर रहे हैं, जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, हम उसके अंदर तो हम उसको तोड़कर, उसको विभाजित करके, उसकी गहराई में जा करके आप डिटेल में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से वो बनी हैं। लेकिन जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, आंखों से दिखाई नहीं देती, जैसे कि ध्वनि, साउंड हमें दिखाई नहीं देती, हम सुन सकते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते, हम उसको पकड़ नहीं सकते, हम उसको हाथ से छू नहीं सकते। हवा, इलेक्ट्रिसिटी, ये मैग्नेटिक पावर या फिर हमारी ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो धरती की हमारी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, ये चीज़ें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये वाइब्रेशन के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। फ्रीक्वेंसी चाहे किसी भी तरह की हो, अलग अलग तरीके हैं उसको नापने के, अलग अलग तरीके हैं उसको समझने के। किसी भी तरह की फ्रीक्वेंसी हो, किसी भी तरह की वाइब्रेशन हो, है वो एनर्जी की मूवमेंट ही। ठीक है, अब मैं इसको इतनी डिटेल में क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमें जिस शक्ति पे काम करना है, जो हमारे चक्रास के बारे में हमने बात करी, जिस कुंडलिनी के बारे में, वो कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस और कहीं ना कहीं एनर्जी की मूवमेंट ही है। इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रह्मांड से हम जो एनर्जी लेना चाहते हैं, जो अपनी शक्तियों को जगाना चाहते हैं, वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड कहीं ना कहीं एक बहुत छोटी सी चीज़ से, बहुत छोटी सी चीज़ जो आँख से हमें नज़र भी नहीं आती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कहीं ना कहीं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम ढंग से समझ लें, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को अगर हम ढंग से समझ लें, तो पूरे ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को हम समझ सकते हैं। ठीक है, जो छोटी सी चीज़ पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को हमें समझा सकती है, तो क्या वो हमारे अंदर की सोई हुई
सुपर शक्तियों को, सुपर पावर्स को जिसकी हम बात कर रहे थे, क्या उनको उनका रहस्य हमें नहीं समझा सकती है? बहुत अच्छे तरीके से समझा सकती है, सिर्फ ध्यान से समझने की बात है। फ्रेंड्स, एक छोटी सी चीज़ और है जिसको हमें समझना चाहिए। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, हिंदू धर्म ग्रंथों के अकॉर्डिंग 3 महादेव बताए गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर है, जो सृष्टि को बनाते हैं। विष्णु जो हैं वो प्रोटेक्टर हैं, जो ब्रह्मांड का चालन करते हैं, उनका पोषण करते हैं। और जो शिवा है वो डिस्ट्रक्टिव हैं, वो अंत करते हैं। ठीक है, ये हम हिंदू माइथोलॉजी, हम मैं किसी धर्म का प्रचार करने के लिए ये नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली एक सिर्फ बात समझाने के लिए आपको ये सारी डिटेल बता रहा हूँ। तो ब्रह्मा जो है वो इलेक्ट्रॉन का, अगर हम साइंटिफिकली इनको रिलेट करने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही पूरी सृष्टि को बनाता है। पूरी सृष्टि को, पूरी सृष्टि, अगर हम बिग बैंग थ्योरी की बात करें, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तो पूरी सृष्टि को इलेक्ट्रॉन से बनाया जाता है। प्रोटॉन जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के चारों तरफ घूमता है, तो प्रोटॉन जो है वो हमें संभाल के रखने के लिए है कि इलेक्ट्रॉन जो है डिसबैलेंस ना हो। और शिवा जो है वो न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर के बारे में तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियर पावर अगर अपने डिस्ट्रक्शन करने पर आए, बर्बाद करने पर आए, तो पूरी धरती एक झटके में ख़त्म कर सकती है। एक छोटा सा धमाका भी अगर न्यूक्लियर पावर का हो तो पूरे ब्रह्मांड को ख़त्म करके रख सकता है। इसको समझने की 2 थ्योरीज हैं दोस्तों। एक तो थ्योरी मैंने आपको बताई कि ब्रह्मा इलेक्ट्रॉन, विष्णु प्रोटॉन और शिवा न्यूट्रॉन। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये है, और दूसरी थ्योरी जो है वो क्या कहती है, जो एनर्जी स्टेबल है, एक जगह ठहरी हुई है, यानी कि जैसे कोई पहाड़ है, उसके अंदर एनर्जी बहुत है, लेकिन जब ज्वालामुखी फटेगा तब वो एनर्जी बाहर आएगी, लेकिन एनर्जी उसके अंदर अभी स्टेबल है, दबी हुई है। जो एनर्जी स्टेबल है, यानी कि जिसको साइंस के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, कोई भी ठहरी हुई चीज़, कोई भी स्टेबल चीज़, पोटेंशियल एनर्जी, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, उसको ग्रंथों के हिसाब से शिव का नाम दिया गया है, क्योंकि शिव जो है वो स्टेबल है। ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो मूवमेंट है, जिसको हम शक्ति के नाम से भी कह सकते हैं, जान सकते हैं। दोस्तों, कोई भी चीज़ जब मूवमेंट करती है, मूवमेंट करने से पहले वो जब जब तक स्टेबल है तब तक वो शिव है, और जैसे ही वो मूव करने लग जाती है वैसे ही वो शक्ति का रूप ले लेती है। ठीक है, यानी कि एक ही चीज़ शिव भी है और शक्ति भी है। शिव और शक्ति दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए जो शक्ति है वो हमेशा शिव के चारों तरफ रहती है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो कोई ना, हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ के चक्कर काट रही है। चाहे वो धरती की बात करें तो सूरज के चक्कर काट रही है। सूरज जो है वो हमारी गैलेक्सी के जो मिड स्टार है उसके चक्कर काट रहा है। जो हमारे गैलेक्सी का मिड स्टार है, जो गैलेक्सी है, पूरी गैलेक्सी भी किसी ना किसी चीज़ के चक्कर काट रही है। ये पूरा सर्कल जो है वो चलता जाए, चलता रहे, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, तो जो मूवमेंट है उसका नाम है शक्ति, जो स्टेबल है, जो स्टेबिलिटी है, उसका नाम है शिव। और दोनों ही चीज़ें एक ही चीज़ के अंदर विराजमान हैं। जब तक वो स्टेबल है शिव है, जब वो मूवमेंट करे तो वो शक्ति हो जाता है। इसीलिए इसी को हम अर्धनारीश्वर के नाम से भी हम समझ सकते हैं कि उसी के अंदर शिव की भी पावर वही है, शक्ति भी वही है। दोनों एक ही हैं लेकिन अलग अलग है, अलग अलग हैं लेकिन एक ही है। ये समझना थोड़ा थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत इजीली समझ में आता है। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट्स करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक अलग से एक अच्छा सा वीडियो और ज़्यादा डिटेल में बनाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, शक्ति के बारे में मैंने आपको बताया, शिव के बारे में मैंने आपको बताया। यही शक्ति जब तक कंट्रोल में है तो हमारी पूरे ब्रह्मांड को चला सकती है, लेकिन जब ये शक्ति अनकंट्रोल्ड हो जाती है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स की पावर जो है अनकंट्रोल्ड हो जाती है, तो वो पूरे विध्वंसक हो जाती है, और पूरी पूरी धरती को, क्या पूरे ब्रह्मांड को तबाह करने की ताकत रखती है। तब उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोटॉन्स चाहिए, न्यूट्रॉन्स चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबल किया जा सके। ठीक है, तो ये हम साइंटिफिकली इसको समझना चाहें तो साइंटिफिकली समझ सकते हैं, हम इसको स्पिरिचुअलिटी में समझना चाहें तो स्पिरिचुअलिटी में समझ सकते हैं, हम माइथोलॉजी में समझना चाहें तो माइथोलॉजी में समझ सकते हैं। हर तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो जिस बिग बैंग थ्योरी की हम बात कर रहे थे, एक छोटा सा धमाका पूरे ब्रह्मांड की रचना कर सकता है।
एक छोटा सा धमाका, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में से, ऐसा माना जाता है बिग बैंग थ्योरी के अंदर कि एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन, एक छोटा सा प्रोटॉन, एक छोटा सा न्यूट्रॉन धमाका हुआ और पूरे ब्रह्मांड की रचना हो गई। पूरे लाखों करोड़ों अरबों गैलेक्सीज के अंदर अरबों तारे, अरबों तारों के अरबों प्लैनेट, कितना बड़ा ब्रह्मांड है ये हमारा, और उसमें हम छोटा सा एक जीव, और हर चीज इलेक्ट्रॉन से बनी है। देखिए कितना बड़ा कमाल है, कितना बड़ा। और ये सारी की सारी शक्ति जो है, जिसको हम किसी भी नाम से बोल सकते हैं, इसको हम आदि शक्ति के नाम से हिंदू माइथोलॉजी में हम इसको आदि शक्ति बोलते हैं, जो हर भगवान से भी बड़ी है, जो हर जगह है और कहीं भी नहीं है, दिखती कहीं नहीं है लेकिन हर जगह मौजूद है। यही आदि शक्ति जो है हम सब के अंदर है। अगर हम इसको ढंग से साध लें और इसको ढंग से समझ लें तो हम अपनी उन शक्तियों को पहचान भी पाएंगे और जागृत भी कर पाएंगे। दोस्तों, अभी हमने एनर्जी को समझा। अब एक छोटी सी चीज और है जिसको समझना बहुत जरूरी है, वो है मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम इसके साथ रिलेट करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। मैग्नेटिक जो शक्ति है ये हर जीव में है। दोस्तों, जिस तरह हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसी तरीके से हर जीव के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है। हर वस्तु के आसपास, कोई भी ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ है, उसके आसपास कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर होता है। और इसको समझने के लिए और ज़्यादा डिटेल में अगर हम समझने हैं तो हमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इस तरह के कई फील्ड होते हैं। मैं आपको इन सारे फील्ड्स के बारे में बताता हूँ। एनर्जी फील्ड इन द यूनिवर्स, कितने टाइप के यूनिवर्स के अंदर जो फील्ड्स होते हैं, कितने तरह की एनर्जी होती हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा। पहला है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा है ग्रेविटेशनल फील्ड जिसको हम गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं, चौथा है इलेक्ट्रॉन फील्ड, पांचवा है हिग्स फील्ड, छठा है क्वार्क फील्ड, और लास्ट में आता है ग्लूऑन फील्ड। ये सारे फील्ड, इन सारे फील्ड्स को अगर हम समझना चाहें कि ये क्या क्या फील्ड होते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इन फील्ड्स के बारे में अलग से कभी कोई वीडियो बना दूंगा मैं, और ताकि इन सब के बारे में भी आपको नॉलेज मिल सके। लेकिन अभी को जो टॉपिक है हमारा, हम उसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सारे फील्ड है, ऐसा नहीं है कि ये फील्ड अलग अलग है। मैग्नेटिक फील्ड अलग है, इलेक्ट्रॉन फील्ड अलग है, हिग्स फील्ड अलग है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब आपस में एक दूसरे में मिले हुए हैं। जैसे पानी, हमें पता है H2O है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, हमें पता है H2O है। लेकिन हम पानी के अंदर ये नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन वो रही और ऑक्सीजन वो रही। हाँ, वो सब मिला हुआ है आपस में, एक तरह एक होकर के रह रहे हैं। इसी तरीके से पूरे ब्रह्मांड में ये सातों फील्ड एक साथ हैं, हर जगह है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये सातों फील्ड ना हो। हमारे शरीर में भी इस चीज़ को खाली हमें समझना है, इसके ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की डिटेल में जाने की ज़रूरत होगी मैं खुद ही बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जो एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, उससे पूरा ब्रह्मांड जिससे चल रहा है, हमारा शरीर उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं हमारा शरीर इन सातों फील्ड से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉडी में काम नहीं कर रहे और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो हमारे शरीर पे काम नहीं करता, या एक क्वार्क फील्ड हमारे शरीर पे काम नहीं। हर जगह हर फील्ड हमारी बॉडी के ऊपर बराबर काम करता है। और ये सारी चीज़ें किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं वो भी अभी हम समझेंगे। दोस्तों, अब हम इन शक्तियों को अपने शरीर के अंदर समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन शक्तियों को हम कैसे अपने शरीर के साथ जोड़ सकते हैं और कैसे इन शक्तियों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसको समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने शरीर के नाड़ी तंत्र को अच्छे तरीके से समझें। हमारे शरीर में 72,000 यानी कि 72,000 अलग अलग तरह की नाड़ियाँ होती हैं। ये नाड़ियाँ दोस्तों, हम नसों की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे वेन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे ये जो होती हैं ये अदृश्य हैं, ये दिखती नहीं है। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए हम कहीं बैठे हैं और हमारे पैर पर एक कीड़ा काट लिया। तो जब कीड़ा काटा तो जिस जगह पे कीड़े ने काटा है उस जगह से कोई सिग्नल चल के जाएगा, हमारे पैर के लातों में से होते हुए, टांगों में से होते हुए, बैकबोन से होते हुए हमारे पूरे ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचेगा। ब्रेन उसका रिएक्शन करेगा कि कीड़े को हटाना है, मारना है, या वहां से पैर हटा लेना है, या दर्द हो रही है, जलन हो रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है, दवाई लगानी। ब्रेन सिग्नल हाथ को देगा, हाथ वहां पर जा करके उस कीड़े को हटाएगा। तो ये जो सारा कुछ हुआ, ये ना तो हड्डियों के थ्रू हुआ,
ना हड्डियों में से चल के सिग्नल नहीं जाएगा, वो सिग्नल ब्लड के थ्रू नहीं जाएगा, वो सिग्नल डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू नहीं जाएगा, वो सिस्टम कहीं ना कहीं एक अदृश्य रूप में हमारी नाड़ियों के थ्रू जाता है, जो कि होती कहीं नहीं है, दिखती कहीं नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में 72,000 से भी ज़्यादा, कई लोग 72,000 मानते हैं, कई लोग तो लाखों में मानते हैं। ये इतनी ज़्यादा है कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ये दिखाई तो देती नहीं है, तो काउंट कैसे ही करेंगे, है ना। सिर्फ इनको समझा जा सकता है, इनको फील किया जा सकता है। तो ये नाड़ियाँ एक्चुअल में होती क्या है? ये जो नाड़ियाँ है, ये जो शब्द है नाड़ी, ये अपने आप में खुद ही बताता है कि एक नदी की तरह है। नदी जैसे बह रही है, उस नदी के फ्लोइंग, जो पानी उसके अंदर बह रहा है, उसकी तरह हमारे शरीर में कई तरह की एनर्जियाँ बहती रहती हैं। एनर्जी होती हैं कई तरह की, वो बहती रहती हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। तो वो जो एनर्जीज का बहना है, उनको हम नाड़ी कहते हैं। और ये जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, जहाँ पर आपस में एक दूसरे से कटती हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं, उनको हम जंक्शन कहते हैं, उनको हम सेंटर्स कहते हैं, एनर्जी सेंटर्स कहते हैं। जो ये 72,000 नाड़ियाँ हैं, 109 जगह पर आपस में एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं। मेजरली कई जगह काटती हैं, वैसे तो कई सारे एनर्जी चैनल्स होते हैं, लेकिन मेजरली 109 चैनल्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, उन 109 में से 9 जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके सामने चित्र में मैंने शो करने की कोशिश करी है। ठीक है, ये 9 जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल्स होते हैं। और इन 9 जो एनर्जी चैनल्स जो होते हैं, सेंटर्स होते हैं, इनको भी अगर हम और ज़्यादा डिटेल में समझें तो ये 3 महानाड़ियों में पूरी हम इसको समझ सकते हैं। नाड़ियों में मेन जो हैं 3 नाड़ियों को हम अगर समझ जाएं तो ये सारी नाड़ियां हमें ढंग से समझ में आ जाएंगी। एक होती है ईड़ा, एक पिंगला और एक सुषुम्ना। ईड़ा जो होती है वो चंद्र नाड़ी कहलाई जाती है, वो हमारी लेफ्ट साइड पर होती है। पिंगला जो होती है वो राइट साइड पर होती है, वो हमारी सूर्य नाड़ी होती है। तो ये जितने भी शुभ कार्य हैं, चाहे वो यज्ञ में आहुति देना हो, चाहे वो किसी गृह प्रवेश में हम राइट पैर को आगे लेकर के चलते हैं, या कोई भी किसी भी तरह का शुभ कार्य किया जाता है, वो सूर्य नाड़ी की वजह से किया जाता है। ठीक है, तो इन नाड़ियों को अगर हम समझें, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो मध्य नाड़ी होती है, जो बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी सीधी है। और उसके आसपास ईड़ा पिंगला जो है वो एक दूसरे के साथ घूमते हुए सुषुम्ना नाड़ी के चक्र लगाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो ये जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं, इनको अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे भगवान शिव के हाथ में हम देखते हैं त्रिशूल, त्रिशूल में जो बीच की है वो सुषुम्ना, और लेफ्ट राइट दोनों साइड पर ईड़ा और पिंगला को दर्शाया जाता है। इसी को हम, भगवान शिव ने इसको साध रखा है, इसलिए उनके हाथ में त्रिशूल दिखाया जाता है। या जितने भी देवी देवता हैं, दुर्गा माँ है, या जिनके हाथ में त्रिशूल है, उनका उसका सीधा सीधा तात्पर्य कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना पे पूरा कंट्रोल किया हुआ है। जहाँ पर ये सेंटर्स जो हैं, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें शरीर के अंदर, हमारे हमारे शरीर में हम समझने की कोशिश करें, जो हमारी बैकबोन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसको अगर हम देखें तो साइड से देखने में ऐसी लगती है। अगर हम उसको काट के ऊपर से देखने की कोशिश करें तो वो इस तरह की दिखेगी। और ये डायग्राम के अंदर, ये चित्र के अंदर मैंने समझाने की थोड़ी सी कोशिश करी है कि सूर्य नाड़ी, ये देखो, ये यहाँ पे ये सूर्य नाड़ी है, ये है सूर्य नाड़ी जिसको हम पिंगला कहते हैं, और ये है चंद्र नाड़ी जिसको हम ईड़ा कहते हैं। जो ये बीच में है ये है ब्रह्म नाड़ी जिसको हम सुषुम्ना के नाम से जानते हैं। और ये पूरी बैकबोन में नीचे से लेकर ऊपर तक होती है, और इसी के थ्रू सारे सिग्नल्स जो हैं हमारे बॉडी के, हमारे पूरी बॉडी के जो ब्रेन तक सिग्नल जाते हैं, सारे सिग्नल्स जो हैं हमारी बैकबोन में इसी तरह से, इसी चैनल के थ्रू हमारे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये जो ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना ये नाड़ियां हैं, ये नीचे से जब ऊपर की तरफ जाती हैं तो ईड़ा और पिंगला सुषुम्ना के चारों तरफ घूमती हुई जाती हैं। और जिन 7 अलग अलग जगह पे ये एक दूसरे को काटती हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वहां पर सबसे मेन जो एनर्जी चक्र हैं, एनर्जी चैनल्स हैं, वो बन जाते हैं, जिनको हम चक्रों के नाम से जानते हैं। यही 7 चक्र एनर्जी के माध्यम है हमारी पूरी बॉडी के। वैसे तो चक्र बहुत सारे होते हैं,
114 टाइप के चक्र होते हैं हमारी पूरी बॉडी में, लेकिन 7 ही चक्र जो हैं, अगर हम इनको साध लें, इनको समझ लें, तो सारे के सारे चक्र जो हैं अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं। और जो व्यक्ति इन चक्रों को समझ लेता है अच्छी तरह और इनको साध लेता है, इनको कंट्रोल करना सीख लेता है, वह व्यक्ति बाकी सारी दुनिया से थोड़ा सा अलग हो जाता है। उसकी शक्तियां जो हैं वो ऑटोमेटिक जागनी शुरू हो जाती हैं। हर चक्र के साथ कुछ अलग अलग शक्तियां हैं, जुड़ी हुई हैं, मैं अभी डिटेल में बताऊंगा आपको। ठीक है, हर चक्र के साथ कुछ शक्तियां हैं जो जैसे जैसे चक्र कंट्रोल में आते जाते हैं, जैसे जैसे चक्र जो हैं वो एक्टिवेट होते जाते हैं, वैसे वैसे एनर्जीज जो हैं, जो सुपर पावर्स हैं, सुपर शक्तियां हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपने चक्र साध लिए तो आप सुपरमैन की तरह उड़ने लग जाएंगे। न जाने क्या शक्ति आएगी आपकी, आपकी क्या पावर है, आपकी हर किसी की अलग पावर हो सकती है, हर किसी के अलग अनुभव हो सकते हैं, कोई भी शक्ति आपकी जागृत हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं ऑरा की। ऑरा यानी कि आभा मंडल। जो शक्ति हमारे अंदर है वही हमारे आसपास, यानी कि हमारी बॉडी के आसपास हम उसको फील कर सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, यही शक्ति जो होती है इसको हम ऑरा बोलते हैं, यानी कि आभा मंडल बोलते हैं। कई तरह का ऑरा होता है, जितने जिस तरह के जिसके चक्र हैं, कौन सा चक्र कितना एक्टिवेट है, उसके हिसाब से ऑरा कम ज़्यादा हमेशा होती रहती है। और ये ऑरा को समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ऑरा होता है ना, एक तरह का मैग्नेटिक सिग्नल है। जो हमने बातें करी शुरू की स्लाइड्स में हमने डिटेल में समझा कि ब्रह्मांड की कितने एनर्जी फील्ड हैं, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से ब्रह्मांड में मूव करते हैं, कितना ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, कितने क्या हैं, हर तरह की जो हमने बात करी, वो हमने ये भी बात करी थी कि चारों तरफ हमारे हर तरफ, हमारे हर कण कण के अंदर वो सारी शक्तियाँ चारों तरफ हमारे मौजूद हैं। अब जो हमारा ऑरा है, जो हमारा आभा मंडल है, वो एक रेडियो की तरह है। हम उसको एक रेडियो की तरह समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने एक रेडियो लिया और उस पर चैनल लगाया 93.5 FM। तो उस वक्त उस चैनल पे जो भी प्रोग्राम या जो भी गाना जो कुछ भी चल रहा है वो ट्यून हो जाएगा और उस रेडियो में हमें सुनाई देना शुरू हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हमने 95.5 चैनल लगाया तो रेडियो वालों को पता चला जी इन्होंने ये चैनल लगाया है, इनको ये सुनाओ, उनके पास वो, ऐसा तो नहीं है कि वो तब हमारे पास भेजेंगे और तब रिकॉर्डिंग करेंगे और सुनाएंगे और भेजेंगे फिर, ऐसा तो नहीं है। वो तो ऑलरेडी वहाँ से ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट हो ही चुका है। जो कोई व्यक्ति उस चैनल को लगाएगा वो उसको गाने को सुन पाएगा। मान लीजिए अब हमने चैनल चेंज करके कोई और चैनल लगा लिया, तो ऐसा नहीं है कि वो वाला चैनल जो है पीछे से आना बंद हो गया, वो आ रहा है। दूसरा चैनल जो है, हजारों चैनल जो है हमारे चारों तरफ चल रहे हैं, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी को हम सेट कर देंगे वही चैनल रेडियो में बजना शुरू हो जाएगा। इसी चीज़ को अब हम अपनी बॉडी से रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं हमारे चारों तरफ हमेशा हैं। जिस चैनल की फ्रीक्वेंसी हम सेट कर लेंगे, यानी कि हमारा आभा मंडल, हमारा ऑरा, हमारे चक्रों की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जिस तरह की फ्रीक्वेंसी देना शुरू कर देगा, ब्रह्मांड से उसी तरह की ऊर्जा को कैच करना शुरू कर देगा। और इसी से हमारी शक्तियाँ, सुपर पावर्स जो कुछ भी हैं, इसी की मदद से जागती हैं और सो जाती हैं। जो चैनल एक्टिवेट हो गया वो कैच हो गया, जो चैनल एक्टिवेट नहीं हुआ वो कैच होना बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड में शक्ति पैदा होएगी और फिर हमारे शरीर में आएगी। ब्रह्मांड में शक्तियाँ चारों तरफ, हमारे चारों तरफ एनर्जी फील्ड ऑलरेडी हैं ही। अब हमें कौन सा चैनल कैच करना है, उसी की फ्रीक्वेंसी हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये समझाने का जो इतना डिटेल में मैंने आपको फ्रीक्वेंसीज के बारे में समझाया, जो इतना डिटेल में वाइब्रेशंस के बारे में समझाया, जो इतना डिटेल में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में समझाया, उन सब के बारे में समझाने का मेरा जो मकसद था वो यहाँ पर आकर के कंप्लीट होता है कि जो फ्रीक्वेंसी हम अपने अंदर पैदा करेंगे, ब्रह्मांड की उसी एनर्जी को हम कैच करना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यही हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं, जिनको हम चक्रास कहते हैं, यही सब कुछ हैं, यही सारी शक्तियों का सोर्स है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। अब हर चक्र का अलग अलग मतलब है। अब उनको डिटेल में समझते हैं कि हर चक्र का क्या मतलब है। 7 चक्र हैं टोटल जिनको हमें समझना है। ठीक है, पहला है मूलाधार,
यानी कि इंग्लिश में इसको कहा जाता है रूट चक्र। दूसरा है स्वाधिष्ठान यानी कि सेक्रल चक्र। तीसरा है मणिपुर यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्र। चौथा है अनाहत यानी कि हार्ट चक्र। पांचवा है विशुद्ध यानी कि कुछ लोग इसको विशुद्ध कहते हैं, कुछ लोग इसको विशुद्धि कहते हैं, यानी कि थ्रोट चक्र। छठा है आज्ञा यानी कि अजना चक्र या थर्ड आई चक्र। और सातवां चक्र है सहस्रार यानी कि क्राउन चक्र। हर चक्र का अलग अलग मतलब है, हर चक्र की अलग अलग शक्तियां हैं और हर चक्र को साधने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इन 7 चक्रों के बारे में क्या क्या जानेंगे समझते हैं। पहला, उनकी पोजीशन, हमारे शरीर में कौन सा चक्र कहां पर होता है, उनका कलर, उनकी पेटल्स, पेटल्स यानी पंखुड़ियां, कितनी पंखुड़ियां उसमें होती हैं और उन पंखुड़ियों का क्या मतलब है, कौन से बॉडी पार्ट के साथ कौन सा चक्र एसोसिएटेड है, हर चक्र के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं, उनके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं, उनके साथ कौन सा एलिमेंट यानी कि अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, कौन से चक्र का कौन से एलिमेंट के साथ उसका मतलब है। और प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी हर चक्र का एक प्लैनेट के साथ उसका एक मतलब है, वो क्या है वो भी समझेंगे हम। कौन से गॉड यानी कि कौन से देवी देवता, कौन से भगवान कौन से चक्र के साथ जुड़े हैं, कौन सा फूड यानी कौन सा खाना हमें खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, कौन से चक्र का कौन सा फूड के साथ जुड़ाव है। साउंड फ्रीक्वेंसी, फोर्स फील्ड, जो हमने फोर्स फील्ड की बात करी थी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन फील्ड, वो सारी जो फोर्स फील्ड की बात करी थी, कौन से चक्र का कौन से फील्ड के साथ जुड़ाव है। डूज एंड डोंट्स यानी कि क्या क्या करना चाहिए, कौन से चक्र को एक्टिवेट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, मेडिटेशन कौन सी करनी चाहिए, बीज मंत्रास कौन से होते हैं, मेन मंत्रास कौन से होते हैं, मुद्राएं कौन कौन सी होती हैं, कौन से चक्र की कौन सी मुद्राएं हैं, एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है, जेमस्टोन यानी कि नग नगीने कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट जेमस्टोन भी होते हैं, यानी अगर कोई हीरा, पन्ना, रूबी या कोई नीलम वगैरह नहीं खरीद सकता है तो उसके सब्स्टिट्यूट स्टोन कौन से होते हैं और चक्रों के साथ उनका कैसे जुड़ाव होता है। हर्ब यानी कि कौन सी जड़ी बूटी और कौन सी गंध उस चक्र के साथ एसोसिएटेड है, या म्यूजिक, कौन से चक्र के साथ कौन सी वाइब्रेशंस या कौन सा म्यूजिक एसोसिएटेड है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। लेकिन अगर 7 चक्रों का इतना डिटेल में हम सारी चीजें समझने की अगर हम एक ही वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे तो दोस्तों ये वीडियो 5 घंटे का 6 घंटे का हो जाएगा और बहुत बोरिंग हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं और आने वाले टाइम में, आने वाले वीडियोस में हर चक्र के डिटेल में अलग अलग वीडियोस बनाएंगे ताकि जिसको जिस चक्र से रिलेटेड जानकारी चाहिए वो खाली उसी को देख पाए। अगर 7 चक्रों के बारे में जानना है तो 7 वीडियो देख लीजिए। हर चक्र की अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, हर चक्र के बारे में इतना डिटेल में बताऊंगा कि कहीं आपको इकट्ठा एक साथ आपको इतना डिटेल में कहीं पर भी देखने को या सुनने को नहीं मिलेगा। ये मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, कई सालों की रिसर्च है और कई सालों की मेहनत है, वो आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में, आपको जितना डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश करी है और जितने एग्जांपल्स दे करके मैंने समझाने की कोशिश करी है, आपको थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा कि आने वाली वीडियोस किस तरह के होने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मैं अभी कंप्लीट करता हूं। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ यानी कि रिलैक्सेशन के साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और आपका कोई भी सवाल हो या कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं ताकि आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपके सभी डाउट्स और आपके सभी क्वेरीज को और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर सकूं। जो मैं वीडियोस बना रहा हूं दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा मैं कितनी मेहनत और कितनी लगन के साथ, कितनी डेडिकेशन के साथ इन वीडियोस को बना रहा हूं। तो एक काम छोटा सा मैं आपसे हेल्प मांगता हूं, आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में आप उनको शेयर कीजिए ताकि ये ज्ञान, ये नॉलेज हर किसी के पास पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय माता दी।